हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मजेदार और शानदार टॉपिक है जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग का मतलब यह है कि आखिर ये जब भी किसी कंपनी के अंदर ऑडिट होती है, अगर किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिट होती है और उस ऑडिट की रिपोर्ट बनती है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल आती है कि आखिर कंपनी में क्या सही है क्या गलत है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आता है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट किस किस के लिए सिग्निफिकेंट होती है, किस किस के लिए रेलिवेंट होती है, किस किस के लिए काम की है वो ऑडिट रिपोर्ट। क्या सिर्फ कंपनी के लिए ही उस ऑडिट रिपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंस मीनिंग होता है या फिर और लोगों के लिए भी इसका कुछ मीनिंग होता है, हम एक बार ये देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि जब भी किसी भी कंपनी की ऑडिट होती है और उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनकर आती है, वो ऑडिट रिपोर्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस किस के लिए उस ऑडिट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है, यूज होता है, काम की होती है। कंपनी के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बेसिकली अब हम ये देखने वाले हैं कि जब भी कभी भी किसी भी कंपनी की ऑडिट होती है और ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट किस किस के काम की होती है। क्या उस ऑडिट रिपोर्ट से सिर्फ कंपनी का भला होता है? क्या उस ऑडिट रिपोर्ट से सिर्फ कंपनी का यूज में आती है वो ऑडिट रिपोर्ट, या और भी कुछ लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके लिए वो ऑडिट रिपोर्ट यूज में आती है? एक बार हम ये देखेंगे। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि सपोज करिए एक कंपनी है, सपोज करिए प्यारे बच्चों एक कंपनी है और अब उस कंपनी को एक बैंक है, एक बैंक है और वो बैंक ये सोच रहा है कि मैं इस कंपनी को लोन दूं कि नहीं दूं। क्यों सोच रहा है? क्योंकि इस कंपनी ने बोला बैंक से कि मुझे लोन दे दो। बैंक ने बोला कि यार, कल को अगर मैंने इस कंपनी को लोन दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये कंपनी सिक बन जाएगी, लॉस मेकिंग बन जाएगी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाएगा, इसके अंदर पैसा नहीं होगा इसके पास में, तो ये मुझे मेरे लोन का अमाउंट वापस ना कर पाए, तो मुझे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वापस ना कर पाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो बैंक लोन देने से पहले ना सिक्योर होना चाहता है। बैंक ये बोलना चाहता है, ये जानना चाहता है बैंक की यार, अगर ना इस कंपनी की मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाए, अगर मुझे ये पता लग जाए कि यार कंपनी के अंदर कितने प्रॉफिट हैं कितने लॉस हैं और एक्चुअल में पता लग जाए, अगर इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाए ना, अगर इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाए ना, और उस ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू मेरे को यह पता लग जाएगा कि कंपनी भरोसे करने लायक है कि नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आज मैं इस कंपनी को लोन दे दूं, कल को ये मुझे मेरा लोन का अमाउंट वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बैंक को इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता लग जाएगा बैंक को। ऐसा होता है। आप एक सिंपल तरीके से देखिए, सोचिए आपके पास में कोई एक बंदा आया, आपके पिताजी के पास में एक बंदा आया और उसने आकर बोला आपके पापा से कि साहब मैं आपके दोस्त का जानकार हूं और आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए 7 दिन के लिए। तो आपके पापा क्या करेंगे? आपके पिताजी बोलेंगे कि यार ये जो बंदा है ये बोल रहा है मेरे दोस्त का जानकार है, मेरा तो जानकार है नहीं डायरेक्टली, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, ये कल को मुझे पैसा वापस करेगा नहीं करेगा, कि मेरा पैसा लेकर भाग जाएगा कहीं पर। तो आपके पिताजी क्या करेंगे? आपके पिताजी चाहेंगे कि यार इस बंदे की अगर मुझे कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए, मुझे इसका व्यवहार पता लग जाए, मुझे यह पता लग जाए कि क्या इसने पहले कहीं से उधार लिया है, पैसा लिया है तो क्या टाइम पर वापस कर देता है। तो आपके पापा अपने फ्रेंड को फोन करेंगे कि भाई तूने इस नाम का कोई आदमी भेजा है, क्या ये ट्रस्टेबल आदमी है, तुझे लगता है ये मेरे को मेरा पैसा वापस कर देगा, दे दूं क्या मैं इसको, ये 50,000 रुपए वापस तो आ जाएंगे। क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपके पिताजी बैंक हैं और वो बंदा जो 50,000 रुपए लेने आया है वो कंपनी है।
और आपके पापा ने जिस फ्रेंड को फोन मिलाया है वो ऑडिट रिपोर्ट है। आपके पापा उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि यार इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पहले ये कैसा था, ये क्या बिजनेस करता है, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, भरोसे वाला आदमी है कि नहीं है, क्या अगर आज मैंने इसे 50,000 रुपए दे दिए कल को ये पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट बनी, क्या वो इस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के काम नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उसके अलावा सपोज करो, ये तो मैंने बात करी बैंक के बारे में। अब आप सपोज करो कि एक कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई दूसरी कंपनी मान लो, और ये कंपनी सोच रही है कि यार इसको मैं टेक ओवर कर लूं, इसको मैं परचेज कर लूं। क्यों करेगा कोई परचेज? आप एक बात बताइए। एक 1mg नाम की कंपनी थी, आपने कभी उसका नाम सुना हो? 1mg, ये 1mg कंपनी जो है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही थी, और मैन्युफैक्चर करने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी करती थी, और मार्केट में इसका अच्छा खासा नाम हो गया था, और ये काफी अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रही थी। टाटा कंपनी को ऐसा लगा कि यार ये 1mg कंपनी आने वाले फ्यूचर में इसका ब्राइट फ्यूचर है, और ये आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि इसने अच्छा बिजनेस चूज किया है मेडिसिन का। मेडिसिन पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, 90% से ऊपर का प्रॉफिट होता है। एक दवाई जिसकी कॉस्टिंग आती है मुश्किल से 5-10 रुपए, उसको 100-125 रुपए में बेच दिया जाता है। तो टाटा कंपनी बोली यार इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, ये कंपनी मुझे प्रॉफिटेबल लग रही है, अगर आज मैं इस कंपनी को टेक ओवर कर लूं तो कल को मुझे फायदा होगा, क्योंकि मेरा इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। इसलिए ये कंपनी इसको टेक ओवर करना चाहती है, इसको परचेज करना चाहती है। तो जो नॉर्मली कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट अगर दूसरी कंपनी को परचेज करता है, तो ज्यादातर केसेस, हर केसेस में नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, वो इसलिए परचेज करता है दूसरी कंपनी को क्योंकि उसे लगता है सामने वाली कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ अर्न करके देगी। लेकिन एक्चुअली कैसे पता लगेगा? क्या टाटा कंपनी सिर्फ मन में ये थ्योरी धारण कर ले कि यार ये 1mg कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, चलो मैं इसको टेक ओवर कर लूं? नहीं, नहीं। टाटा कंपनी बोलेगी इसका वैल्यूएशन चाहिए, एक्चुअल वैल्यूएशन चाहिए मुझे इसका, मुझे एक्चुअली में इसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, मुझे देखना है एक्चुअली में इसकी कितनी कॉस्टिंग और कितना प्रॉफिट आता है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने एसेट्स है, मुझे रियल पोजीशन जाननी है इसकी, रियल पोजीशन जाननी है मुझे इसकी। अब एक बात बताओ, अगर इस कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, तो क्या वो ऑडिटेड अकाउंट्स इस टाटा कंपनी के यूज में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि इस कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स टाटा कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट है? हाँ जी, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। तो अभी तक मैंने आपको बोला इस कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किस किस के लिए सिग्निफिकेंट हुई? एक तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस कंपनी को लोन देने की सोच रहा था, एक कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इस कंपनी का टेक ओवर करने की सोच रहा है, या इसको अपने अंदर मर्ज करने की सोच रहा है, या इसको अपने अंदर मर्ज करने की सोच रहा है, या फिर सपोज करो कोई टैक्स अथॉरिटी है। टैक्स अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि यार ये जो कंपनी है ना, क्या ये जितना टैक्स हमको पे कर रही है वो सही पे कर रही है, या एवेजन ऑफ टैक्स, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन ये हमें टैक्स कम पे कर रही है। टैक्स अथॉरिटी को कॉन्फिडेंट होना है, टैक्स अथॉरिटी को सच्चाई का पता लगाना है। तो क्या करेगी टैक्स अथॉरिटी? बोलेगी इसके जो ऑडिट रिपोर्ट है ना,
उसको चेक करो। तो अब देखो, जो ऑडिट रिपोर्ट है कंपनी की, वो बैंक के लिए भी सिग्निफिकेंट यूज में आई, वो एक ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट के भी यूज में आई जो उसको टेक ओवर करना चाहता है या उसका मर्जर करना चाहता है, एक टैक्स अथॉरिटी के भी यूज में आ गई। आ रही है मेरी बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? अब हम ये देखने वाले, अच्छा इसके अलावा क्या होता है? देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दूं, एक इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फर्टिलाइजर की शॉप है। बड़े ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। फर्टिलाइजर की शॉप है। उसके शॉप में ना ऐसे, ये यहाँ पे सामान रखा रहता है, यहाँ पे सामान रखा रहता है, और फिर यहाँ अंदर जाके इधर बहुत बड़ा ऐसे गोडाउन है, यहाँ एक छोटा सा रूम है, और इधर भी काफी बड़ा रूम है। और सामान क्या रखता है वो? यूरिया के कट्टे रखता है, यूरिया के बैग। यूरिया का बैग 45 kgs का आता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। मात्र 270 रुपए, 270 रुपीज का बिकता है। मात्र 270 रुपीज का। ये रेलिवेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ। यूरिया का बैग 45 किलो का आता है, 45 kgs का। इसका मतलब अच्छा खासा आता है, बड़ा साइज में बड़ा है, अमाउंट में बहुत छोटा है। लेकिन फर्टिलाइजर में कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जो साइज में बहुत छोटी होती हैं और अमाउंट में बहुत ज्यादा होती है, 10-10, 20-20 हजार की। बेसिकली दवाइयां होती हैं वो, जो खेतों में एग्रीकल्चर फील्ड में डलती है। मेरे दोस्त की दुकान में आग लग गई। आग जो लगी वो सिर्फ इस एरिया में लगी, छोटी सी में। ना इधर लगी, 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 सिर्फ इधर लगी। मेरे पास रात को 8 बजे फोन आया कि साहब आपके दोस्त की दुकान में आग लग गई। मैं अपने ड्राइवर को लेके वहां पे पहुंचा। वहां पहुंचा और मैं जैसे ऊपर चढ़ा, तो मैंने कहा यार आग तो बहुत भयंकर लगी है भाई, बहुत भयंकर आग लगी है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई बुझाने के लिए। मैंने कहा यार आग तो बड़ी ज्यादा लगी है। लेकिन मैंने अब देखा, यार ये कैसी आग है जो इधर भी नहीं लगी, जो इधर भी नहीं लगी, इधर भी नहीं लगी, इधर भी नहीं लगी, इधर भी नहीं लगी, और यहां सब बहुत इंपॉर्टेंट माल है, सीजन का माल है जो अब आगे बिकने वाला है, सिर्फ यहां लगी है। मैंने मेरे फ्रेंड की तरफ देखा, तो मेरे फ्रेंड ने बस मेरे को छोटा एक, तो वो भी खिलाड़ी आदमी है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसने मेरे को बस एक छोटा सा स्टेटमेंट बोला, बोला मोहित यार वीडियो रिकॉर्डिंग करवा ले, ये जो भी अभी आग लग गई है, पूरे सिटी यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिटी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। रुक जाते हैं ना लोग सड़कों पे, न्यूज़पेपर वाले आ गए, फायर ब्रिगेड वाले आ गए, वीडियो बनवा इसकी। तो मेरे जितने भी वहां पर स्टाफ था, मैंने उन सबसे बोला मोबाइल से वीडियो। मैं समझ गया कि आग लगी नहीं है, आग लगवाई है इसने जानबूझ के। क्यों लगवाई है? क्योंकि सामान पुराना हो गया था इसका, एक्सपायरी डेट का माल हो गया, जैसे कोई खरीदता नहीं। इसने यहाँ पर खुद आग लगवा दी शॉर्ट सर्किट के नाम से, तो इंश्योरेंस का पैसा तो मिल जाएगा। बहरहाल आप ये समझिए इस चीज को। मेरे दोस्त की फर्टिलाइजर शॉप है, वहां पे आग लग गई। आग लग गई तो अगले दिन हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजा कि साहब आपसे इंश्योरेंस करवाया हुआ है हमारी दुकान का और उसके अंदर स्टॉक का, इन्वेंट्री का, आग लग गई है, नुकसान हो गया है। तो इंश्योरेंस वाले ने सर्वेयर भेजा, सर्वेयर भेजते हैं वो चेक करने के लिए, चेक करने के लिए सर्वेयर भेजते हैं वो, ताकि वो देखे कि एक्चुअली में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जानबूझ के करा है या बाई चांस हो गया है। जो इंश्योरेंस की टर्म्स कंडीशन होती हैं उनके हिसाब से क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेसिकली। वो आए, देखा, उनका भी दिमाग खनका। अच्छा, मेरे से मेरे फ्रेंड ने बोला, बोला यार मोहित अब क्या करना है? मैंने कहा वो आएंगे सर्वेयर, चेक करेंगे और तेरे से लिस्ट मांगेंगे। किस बात की लिस्ट? तेरे से लिस्ट मांगेंगे कि दुकान में टोटल कितना माल था, टोटल स्टॉक, और उसके परचेज बिल मांगेंगे, सेल्स बिल मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, जीएसटी रिटर्न मांगेंगे। उसके अलावा टोटल स्टॉक में से
कितना स्टॉक जो है वो डेस्ट्रॉय हो गया, फायर में आग लग गया। अब जो डेस्ट्रॉय हो गया फायर में, वो कहीं एक्सपायरी डेट का तो नहीं था। इस बात को प्रूव करना पड़ेगा तुझे। क्लियर है नहीं चीज? तो वो तेरे से एक एक चीज का जायजा मांगेंगे। अब मैंने बोला कि सही सही बता तेरा कितना नुकसान हुआ। तो उसने बोला मोहित भाई मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ है बस। इसमें जो माल था ना, इस छोटे से कमरे में 1 लाख का माल था। तो मैंने कहा अब कोई ऐसा सामान हो, क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन होगा इस छोटे से कमरे में, तो तुम्हारे यहाँ तो 45 kgs का होता है यूरिया का बैग, और 270 रुपए का। वो बोला नहीं दवाइयां हैं, मैंने इसमें दवाइयां में आग लगवा दी, और वो एक्सपायर हो गई, दवाइयों में लगवा दी। और एक एक दवाई 10-10 हजार की है, और छोटी इतनी छोटी छोटी सी बोतल्स आती हैं। तो हमने उसका क्लेम बनाया 40 लाख रुपए का। आप बोलोगे सर क्या इलीगल काम करते? नहीं नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता, आप इसे एक कहानी समझो, फिक्शन वाली कहानी समझ लो, आप सच में तो मानो इसको, ठीक है? मेरे ऊपर ही केस करवा दो कहीं कल को। तो सोचिए, जब वो सर्वेयर आया, सर्वेयर ने बोला कि भैया टोटल स्टॉक बताओ, कैसे खरीदा, कब खरीदा, कहां खरीदा, उसकी वो तो दो। आप बोल दोगे टोटल स्टॉक तो हमारे यहाँ पे 2 करोड़ का था, हम थोड़ी मान लेंगे 2 करोड़ का था, प्रूव करो। फिर उसमें से कितना डेस्ट्रॉय हो गया, डेस्ट्रॉय जो हो गया वो एक्सपायरी माल का तो नहीं था। अब ये सोचो अगर बड़ी कंपनी होती, सोचो अगर बहुत बड़ी कंपनी होती, रिलायंस जैसी कंपनी होती, वहां तो कितने करोड़ों अरबों का माल होता। और अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो, तो फिर वो इंश्योरेंस क्लेम वाला, इंश्योरेंस कंपनी तो 2 मिनट में क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। क्या यहां पर अगर सोचो ये बहुत बड़ी कंपनी होती, और सोचो अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड है कंपनी की ऑलरेडी, जिसके अंदर एक एक चीज क्लियरली लिखी हुई है, तो क्या ये ऑडिट रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी सिग्निफिकेंट रहती? आप बोलोगे जी हां सर, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी सिग्निफिकेंट रहती है। तो क्या अब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर एक कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो ऑडिट रिपोर्ट उस कंपनी के लिए तो काम की होती है, ये तो है, ये तो है, उस कंपनी के लिए तो काम की होती है, लेकिन उसके अलावा कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को लोन देना चाहता है या ऑलरेडी दे चुका है, अब जानना चाहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर कोई टैक्स अथॉरिटी जो कंपनी के अंदर देखना चाहती है कहीं टैक्स का एवेजन तो नहीं करती कंपनी, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है या मर्ज करना चाहता है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जो कि क्लेम को सेट ऑफ करना चाहती है, क्या इनके लिए भी इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, काम की नहीं है, यूज नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। यही हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसी टॉपिक, अभी मैं आपको समझा रहा हूं हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। आखिर जो ऑडिट रिपोर्ट बनकर आती है, उसका किस किस के लिए सिग्निफिकेंस रहता है, किस किस के लिए वो काम आ जाती है। और हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस के काम में आ जाती है, फिर हम पढ़ेंगे इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस के काम में आ जाती है, फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस के काम में आ जाती है। सबसे पहले देखते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले देखते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी हो जाता है। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई है, तो आप इजीली और सही और करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाते हो। अथॉरिटीज को अथॉरिटीज को भी ये हो जाता है ना कि हाँ यार, एक क्वालिफाइड ऑडिटर ने कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी, उसके बाद में कंपनी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, गलती की गुंजाइश कम है। उसके अलावा बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, अगर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन वोन लेना चाहते हो, तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेगा यार भैया मैं तुमको लोन कैसे दूं यार, मेरे को तो यार तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा यार, तुम यार मेरे को पैसा वापस कर दोगे क्या यार, या तुम्हारी कुछ क्रेडिबिलिटी है क्या यार, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं क्या यार? वहीं पर आप बोलोगे ये लो मेरे ऑडिटेड अकाउंट्स, देखो कितना प्रॉफिट कमा के देते हैं हम ईयर एंड में। तो बैंक बोलेगा अच्छा यार, ये कंपनी तो सही लग रही है,
चलो इसको तो हम लोन दे देते हैं। आप ना, एक मूवी आई है, मूवी देखना, मैं आपको एक रेलिवेंट चीज बताता हूँ, सच बोल रहा हूँ। एक मूवी आई थी एक बार, उस मूवी को कभी यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, लकी भास्कर। लकी भास्कर करके एक मूवी है। दुलकर सलमान करके एक हीरो है। दुलकर की स्पेलिंग नहीं पता मेरे को क्या है, DULQAU कुछ तो होगा। दुलकर सलमान करके एक हीरो है, एक्टर है। उसकी मूवी आई है। उसमें क्या होता है, वो ना अपनी वाइफ को लेके और अपनी सिस्टर को लेके एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। वहां पर उसकी वाइफ को और सिस्टर को कुछ ज्वेलरीज पसंद आती है, नेकलेस एंड ऑल दैट। तो चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहता है वो। तो शोरूम वाले को भरोसा नहीं होता कि यार इससे चेक ले लूं, इसको ज्वेलरी दे दूं, कल को पता चला चेक बाउंस हो गया, कौन इसके पीछे डोलेगा, कौन केस कोर्ट करता डोलेगा। तो वो बोलता है सर हम चेक नहीं लेते सर। और बेइज्जती होती है वहां उसकी वाइफ की, सिस्टर की। बंदे के पास पैसा होता है, दुलकर सलमान के पास, वो जाता है, नई ऑन द स्पॉट नई गाड़ी कार परचेज करता है, अच्छे कपड़े खरीदता है उसी टाइम, अच्छे शूज वॉचेस महंगे। और फिर दोबारा आता है ज्वेलरी के शोरूम में, और पैसे लेकर आता है बहुत सारे, मतलब 50-60 लाख रुपए लेके आता होगा शायद। बैग भर के पैसे लाता है। और जब वो बैग भर के पैसे लाता है, तो जैसे ही उसकी गाड़ी शोरूम के बाहर आती है ना, दोबारा बड़ी गाड़ी में आया, लाखों की वॉचेस, जूते, कपड़े, गॉगल्स, ये पहन के आया। तो शोरूम वाले खुद बाहर तक आते हैं उसको रिसीव करने के लिए, पूरी इज्जत के साथ में उसको देते हैं। और फिर जब वो ना खूब सारी, सपोज करो वो 70 लाख रुपए की ज्वेलरी अगर खरीदता है, तो 67 लाख रुपीज कैश होते हैं उसके पास, 3 लाख कैश कम पड़ता है। तो शोरूम का मालिक बोलता है कोई बात नहीं सर, हम चेक एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो जो 67 लाख है ना, वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। और वो जो शोरूम वाला है ना, आप समझिए वो बैंक है। और बैंक ने जब उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखी ना कि बंदा 67 लाख रुपीज कैश लेकर आया, और मेरा पूरा काउंटर, मेरा पूरा शोरूम खरीद के पटक दिया, सिर्फ 3 लाख की शॉर्ट कमिंग है, उसके लिए तो मैं चेक, अब क्यों चेक एक्सेप्ट कर रहा है शोरूम वाला, पहले क्यों नहीं कर रहा था चेक एक्सेप्ट, अब क्यों कर रहा है चेक एक्सेप्ट? क्योंकि उसे भरोसा हो गया यार, जो बंदा 67 लाख रुपीज मुझे कैश दे रहा है, क्या वो 3 लाख के लिए अपना ऐसा मेरे साथ फ्रॉड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यही बात है कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने जब अच्छी खासी ऑडिटेड रिपोर्ट आ जाती है ना, जिसमें लिखा होता है कंपनी जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं दे 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 लोन, बहुत अच्छा क्लाइंट है, दे दे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अभी अभी समझाया मैंने आपको इंश्योरेंस का पार्ट। सेल्स टैक्स, अब तो ये GST बन गया है, छोड़ो। एक्शन अगेंस्ट बैंक्रप्सी। क्या होता है बच्चों, क्या होता है? कंपनी अपनी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करती है ना, ये आप जब फाइनल में आ जाएंगे ना, तब और बेहतर समझ में आएगा आपको। पर अभी मैं पूरा समझाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। कंपनी अपनी लाइफ में, कंपनी की लाइफ में कुछ भी करती है, कुछ भी करती है कंपनी अपनी लाइफ में, कोई भी ट्रांजैक्शन करती है। जैसे जैसे कंपनी IPO ला रही है, मतलब शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, या FPO ला रही है, ऑलरेडी जो एक बार शेयर्स इशू है उनका दोबारा से इशू लेकर आ रही है, या फिर कंपनी बायबैक कर रही है, मतलब उसके शेयर्स जो ऑलरेडी पब्लिक के पास में है, पब्लिक से बाई बैक, वापस परचेज कर रही है, या कंपनी किसी के साथ मर्जर कर रही है, या कंपनी टेक ओवर कर रही है, या कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है, या कंपनी बोनस इशू कर रही है, XYZ कुछ भी कर रही है, तो वो काम करने से पहले कंपनी अपना वैल्यूएशन करवाती है। क्योंकि काम हो जाने के बाद वो दोबारा अपना वैल्यूएशन करवाती है, ताकि वो ये पता लगाए कि मैंने जो ये काम किया उससे पहले मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ, मेरी औकात क्या थी, और इस काम के हो जाने के बाद मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ, मेरी औकात क्या है, ताकि मुझे ये पता लग जाए, कंपनी को ये पता लग जाए कि कंपनी जो ये इशू करा, कंपनी ने जो भी कोई ट्रांजैक्शन, अगर कंपनी ने मार्केट में
अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, क्या उसकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ी? क्या उसकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ी? अगर बोनस शेयर्स दिए तो क्या वैल्यू बढ़ी? अगर मैंने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो वैल्यू। तो कंपनी कोई भी काम करती है ना, उससे पहले अपना वैल्यूएशन करती है ताकि काम करने के बाद दोबारा वैल्यूएशन कर सके, और उसे यह पता लग जाए कि पहले मेरी वैल्यू क्या थी, बाद में मेरी वैल्यू क्या है। इवन 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 मैं आपको बताता हूं, इवन मैं आपको बताता हूं, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट भी हो रही है ना, बैंकरप्ट का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट। बेसिकली जब आप फाइनल में आ जाओगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। क्या है ये? सुनो। आज सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे एक रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया था 5 करोड़ रुपए का, 1 साल के लिए। अब वो मैच्योर हो गया। HDFC बैंक ने बोला लाओ मेरा पैसा वापस करो। रिलायंस बोली आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे पास में पैसा नहीं है। रिलायंस कंपनी बोली बाबूजी हमारे पास में नहीं है आपका पैसा। तो अब रिलायंस कंपनी बोलती, HDFC बोलता है अरे यार, इस कंपनी अब ये नाटक करेंगे। तो या तो HDFC कोर्ट की हेल्प ले, अदालत की, और उसके ऊपर केस फाइल कर दे, तो वो लंबा चौड़ा, फिर कोर्ट में अगर आप पैसे लेने के लिए जा रहे हो ना, तो आपका पैसा खराब ही हो जाएगा। 10 साल बाद मिलेगा तो क्या मतलब है उसको। तो HDFC बैंक जाएगा NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, और NCLT से बोलेगा बाबूजी ये रिलायंस कंपनी ने हमसे पैसा लिया था और अब हमें पैसा वापस करने से मना कर रही है। हमें ऐसा लगता है ये सिक हो गई है, हमें ऐसा लगता है ये कंपनी बीमार हो गई है। बीमार किस सेंस में? फाइनेंशियल सेंस में। मतलब इसके जो प्रॉफिट्स है ना, वो लॉसेस से कम है, इसके लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट्स कम है। ये अपनी करंट लाइबिलिटी को भी पे ऑफ नहीं कर पा रही है। आप ना इसको रिवाइटल की गोली दे दो, रिवाइव कर दो। ऐड देखा है रिवाइटल, कि रिवाइटल की गोली खा के एकदम से एनर्जेटिक बन गए, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई, सिक कंपनी हेल्दी कंपनी बन गई। तो वो जाता है NCLT के पास में बैंक और बोलता है इसको रिवाइटल की गोली दो, मतलब इसको रिवाइव करो, रिहेबिलिटेट करो, इसको दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये कंपनी तो बहुत ज्यादा सिक बन गई, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि अब ये कंपनी दोबारा से प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन सकती, तो फिर एक काम करो, इस कंपनी को बैंकरप्ट का ऑर्डर दे दो और इस कंपनी को वाइंड अप कराओ जल्दी से, ताकि इसकी असेट्स बिकें और जितनी भी कंपनी में असेट्स हैं वो बेची जाएं, कैश रियलाइज हो, और मेरी लाइबिलिटी, मेरे को मेरे पैसा वापस मिल जाए। यहां भी देखो क्या हो रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन। तो अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, तो भी वो ऑडिट रिपोर्ट सिग्निफिकेंट है, काम आ रही है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? ये तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट बोलता है सर चलिए आपने मेरे को ऑडिटिंग का सिग्निफिकेंस बताया, आपने बताया ये जो ऑडिटिंग है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो सिर्फ उस कंपनी के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी यूजफुल होती है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है, बैंक्रप्सी के टाइम पर है, बिल्कुल। यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब सर मुझे ये बताइए, अगर मैं इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यार क्या ये, एक बात बताओ, आज अगर कोई कंपनी है, आज अगर कोई कंपनी है, मैं ना आपको अलग अलग टाइप की ऑडिट पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, मैं आपको अलग अलग टाइप की ऑडिट पढ़ाऊंगा। एक मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट, आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट पे पढ़ेंगे ना कि ऑडिट कितने टाइप की होती है, अलग अलग बेसिस अलग अलग आधार पे देखेंगे, तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। स्टैट्यूटरी शब्द का मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी ऑडिट।
करानी ही पड़ेगी, जिसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। और एक मैं आपको टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ाऊंगा, फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट का मतलब होता है ईयर एंड हो गया, जैसे सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2026-27, तो मार्च 2027 को ये एंड हो गया, उसके बाद में ऑडिट हो रही है। किस बात के लिए हो रही है? कि ये जो साल निकल गया इसमें कंपनी ने कैसा काम किया, इसे फाइनल ऑडिट बोलते हैं। ये कब होती है? आफ्टर द एंड ऑफ ईयर। लेकिन एक और ऑडिट होती है बच्चों, कंटिन्यूअस ऑडिट, जिसे हम बोलते हैं लगातार हो रही है ये ऑडिट, लगातार होती रहती है शुरुआत से, जब जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तब से होती रहती होती रहती होती रहती होती रहती। अब इसका फायदा क्या है? आपको यहीं पे स्टार्टिंग में ही पता लगा यार कंपनी का ये एरर था या ये फ्रॉड था, हाथ किया था आपने, करेक्ट कर लिया। फिर पता लगा ये भी गलती थी, तो आप किया आपने सही कर लिया। फिर पता लगा ये भी गलती थी, तो सही कर लिया। तो क्या है, मुझे ये बताइए, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है या कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए यूजफुल नहीं है? आज आप कंपनी में अगर काम कर रहे होते तो आप बोलते कि यार अभी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअस ऑडिट लगातार चल रही है कंपनी की, तो हमारी गलती तो हमें ऑन द स्पॉट पता लग गई, और क्योंकि हमारी गलती हमें ऑन द स्पॉट पता लग गई तो हमने उसको करेक्ट कर लिया। तो इंटरनल कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए फायदेमंद हुआ क्या? नहीं हुआ? बिल्कुल फायदेमंद हुआ यार, इसमें क्या गलती है? बिल्कुल फायदेमंद हुआ यार, इसमें क्या गलती है? तो डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड, रेगुलर ऑडिट और ये कंटिन्यू ऑडिट है वो। तो लगातार हमें पता रहता है क्या गलती है, क्या गलती है, उसको करेक्ट कर लो, क्या गलती है करेक्ट कर लो, क्या गलती है करेक्ट कर लो, क्या गलती है करेक्ट कर लो। अरे मेरी बात समझ में? इंटरनल के अंदर मोरल चेक ऑन दी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को डर भी लगा रहता है। देखो एक ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक मैनेजमेंट ऑडिट होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक मैं आपको टाइप ऑफ ऑडिट में मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ाऊंगा। इवन जब फाइनल में आ जाओगे ना आप, तो फाइनल में तो सब्जेक्ट भी है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी ऑडिट नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी नहीं है। लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी कंपनी को मैनेजमेंट ऑडिट कराना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई कंपनी ये है, अगर किसी कंपनी में इतना प्रॉफिट है, अगर किसी कंपनी का इतना टर्नओवर है तो उसे मैनेजमेंट ऑडिट कराना पड़ेगा ना। इवन मैनेजमेंट ऑडिट को तो नॉन कन्वेंशनल ऑडिट बोला जाता है, कि कोई है ही नहीं, कंपलसरी है ही नहीं कराना। कहीं अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट ऑडिट नहीं करा रही तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कंपनीज कराती हैं मैनेजमेंट ऑडिट। क्यों कराती हैं? कंपनी बोलती है कि यार मुझे पता करना है, मुझे पता करना है कि मेरी कंपनी के अंदर कहां कमी है, कहां वीकनेस है। मुझे पता करना है कि मेरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब आप सोचो, आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो और वो कंपनी मैनेजमेंट ऑडिट कराती है, तो आपका दिल धक धक करने लगेगा कि नहीं लगेगा? धक धक करेगा। आप बोलोगे सुनो, ये कंपनी भैया मैनेजमेंट ऑडिट कराती है, ये कंपनी भैया कंटिन्यूअस ऑडिट कराती है, अगर हमने कोई काम गलत किया तो पकड़ में आ जाएगा वो काम। ऑडिटर हमारे बॉस को बता देगा, भाई साहब ये जो एम्प्लॉयज है ना, ये एम्प्लॉयज सही से अपना काम नहीं कर रहे, और फिर हमको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। मोरल चेक इंटरनली तो है, ये कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए ही तो सिग्निफिकेंट है ये ऑडिट। तो मोरल चेक हो जाता है, उनको ना डर लगा रहता है कहीं हमारे को कोई दिक्कत ना हो जाए। अच्छा बहुत बार तो ऐसा होता है कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, वो ऑडिटर से एडवाइस लेते हैं कि साहब, इवन मैनेजमेंट ऑडिट में होता है ऐसा बेसिकली। क्या सपोज करो एक कंपनी है, उसमें मैनेजमेंट ऑडिटर आया, आप उस कंपनी में काम करते हो तो आप मैनेजमेंट ऑडिटर से पूछते हो कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारे डिसीजंस में गलती है, टेक्निकल एडवाइस लेते हो आप, और वो आपको एडवाइस देता है। तो ये इंटरनल आपके लिए ही तो फायदा हो रहा है, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग एम्प्लॉइज, उनके लिए ही तो फायदा हो रहा है यार इसका। और उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट यूनिफॉर्म है, मतलब सेम फॉर्मेट में बनती है। तो एक बात सोचो, मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग होता,
तो क्या आप दो ऑडिट रिपोर्ट को इजीली कंपेयर कर पाते? नहीं, क्योंकि हम यहां पर देखते हैं कि यार ऑडिट रिपोर्ट में ऊपर बैलेंस शीट, इस वाली ऑडिट रिपोर्ट में तो बैलेंस शीट यहां दी हुई है और इस वाली में यार बैलेंस शीट कहां है, ढूंढो उसे नीचे जाके कहीं पे। फॉर्मेट ही एक जैसा नहीं है, तो कंपेयर करना कितना दिक्कत हो जाएगा। अगर आज मान के चलो आप सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो और आपका कंपैरिजन किया जाए, आप यही चाहोगे ना मेरे कोर्स वाले से किया जाए यूनिफॉर्म, या फिर अगर आपका कंपैरिजन कर दिया जाए मान लो यूपीएससी करने वाले से, तो कोई कंपैरिजन सही थोड़ी है। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट सेम फॉर्मेट में बन रही है, यूनिफॉर्म फॉर्मेट, मतलब सबका एक सेम फॉर्म, कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। ये इंटरनल है, कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए फायदा हो रहा है इसका। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, आप मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बता रहे हो, आपने मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग बताया, मेरे को समझ में आ गया। सर उसके अलावा आपने मुझे इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस बताया, मेरे को यहां भी ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं सर आगे। अब बात आती है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा प्यारे बच्चे, इंटरनल और एक्सटर्नल में समझ रहे हो? इंटरनल में मतलब कंपनी के अंदर हो रही है बात, और एक्सटर्नल मतलब अब छोड़ दिया गया है उसको, बाहर जा चुकी है बात। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि ए बी सी डी एंड ई ने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करी। उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में शेयर करेंगे। लेकिन आज ए जो है वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है, तो ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा कि भैया दो ऑप्शन है, या तो ए का कोई नॉमिनी आ जाए, बोले कि अब ए की जगह वो रहेगा, लेकिन ये बोल रहा है नहीं मैं छोड़ के ही जा रहा हूं, मेरे को मेरा शेयर दे दो, मेरे को मेरा शेयर दे दो, और अब तुम चार ही हो जाओगे पार्टनर। तो ये चारों क्या बोलेंगे, भाई तेरे को तेरा शेयर तो दे दें, लेकिन हमें देखना तो पड़ेगा कि तेरा शेयर कितना बनता है, तेरा प्रॉफिट कितना बनता है, और हमें ये भी तो देखना पड़ेगा फर्म के अंदर टोटल लॉस कितने हुए, लॉसेस, उसमें भी तो तेरा हिस्सा रहेगा। तो एक बात बताओ, अगर इस पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट हो चुकी होती और इनके पास में ऑडिट रिपोर्ट हाथ में होती, तो क्या जो अब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जो एक्सटर्नल बन रहा है, अब बाहर का आदमी बन जाएगा, या उनके अकाउंट्स क्लेम अकाउंट्स सेटलमेंट करने में ये ऑडिट रिपोर्ट यूज में आती कि नहीं आती? बिल्कुल आती। मिस्टर ए क्या बोलेगा, भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरा जितना प्रॉफिट बनता है मुझे दे दो, और जितना टोटल अब तक लॉस हुआ है उसमें मेरा लॉस का शेयर देख लो, वो माइनस करके मुझे प्रॉफिट दे दो। तब क्या काम आएगा? ऑडिट रिपोर्ट काम आएगी। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर या फिर ऐसा भी होता है कि कोई बंदा मान के चलो ये पार्टनर जो है वो मर गया, डिजीज हो गया, छोड़ के नहीं जा रहा लेकिन मर गया, और इसका कोई नॉमिनी नहीं आ रहा, तो भी तो इसका शेयर इसके घर वालों को दे दिया जाता है, वहां भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये बात है 2015 16 की, 15 की है, 15 16, जयपुर में हम एक कोचिंग में पढ़ाया करते थे जिसका नाम था थ्योरीज एंड कैलकुलेशंस एकेडमी। नाम बड़ा शानदार था उसका, क्योंकि उसमें थ्योरी सब्जेक्ट भी आते थे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी आते थे, प्रैक्टिकल। तो हमने नाम क्या कर रखा था, थ्योरीज एंड कैलकुलेशंस, मतलब थ्योरी भी पढ़ोगे कैलकुलेशंस भी पढ़ोगे, थ्योरीज एंड टीएनसी एकेडमी। अब हमारा वो जो इंस्टीट्यूट था वो बहुत अच्छा सेटअप हुआ भगवान के आशीर्वाद से, बहुत अच्छा। उस वक्त मतलब हमने जयपुर में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा हमारा। तो हमारे पास एक दूसरे जगह से जयपुर के अंदर ही हमारा था लाल कोठी पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं जो बता रहा हूँ आपको, लाल कोठी पे था हमारा मेन ब्रांच, एक ही ब्रांच थी।
तो हमारे पास में एक 22 गोदाम जगह से, 22 गोदाम करके एक जगह है जयपुर में, वहां से एक बंदा आया और बोला कि साहब मैं आपके टीएनसी एकेडमी की फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। हमने कहा क्या करना है? बोला सर 22 गोदाम में मैं खोलूंगा, टीएनसी एकेडमी नाम रखूंगा मतलब, और वहां मैं टीचर हायर करूंगा और उसका कुछ रेशियो आप ले लेना। कितना रे अच्छा, हमने बोला विद गुडविल की विदाउट गुडविल? विद गुडविल का मतलब क्या होता है? विदाउट गुडविल का मतलब होता है कि टीएनसी के ऊपर हमारा ही मालिकाना हक रहेगा और हम यहां चला रहे हैं उसको। तुम बस हमारी एक ब्रांच खोल लो और उसका कुछ रॉयल्टी हमारे पास आएगा। एक होता है विद गुडविल, मतलब ये टीएनसी नाम आज से तुम्हारा, हमारा अब इसके ऊपर कोई हक नहीं। तो वो बोला सर विद गुडविल ले लूंगा मैं तो, ये पूरा मेरे को दे दो, फिर आप मेरे ही अंडर में काम कर लेना, फिर मैं आप लोगों को सैलरी दिया करूंगा। अमीर आदमी था, बहुत लंबा चौड़ा अमीर आदमी था, अरबपति था। तो हमने कहा भाई विद गुडविल तो हम तेरे को दे देंगे ये अपना इंस्टीट्यूट, बट इसके लिए पहले हमें ऑडिट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि हम ये भी तो देखेंगे हम कितना आज प्रॉफिट कमा रहे हैं, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, और हमने गुडविल भी तो कमाई है ना इसकी, इसकी नाम की भी तो गुडविल है ना जो हमने बनाई है इतनी। आज बच्चा कोचिंग में आता है तो उसे भरोसा होता है कि यार मेरे सीनियर्स यहाँ से पढ़े हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक लाए, अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो यहाँ अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, और वो आंख बंद करके बेचारा हमारे ऊपर भरोसा करके बैठता है। ये गुडविल, ये जो उस बच्चे का भरोसा है हमारे ऊपर, ये कमाया है हमने मेहनत से। उस गुडविल का भी तो पैसा है ना, कि तू आज अगले जाने कितने साल तक सिर्फ हमारे कोचिंग के नाम से पैसा खाएगा भाई, उसका भी तो हमने कहा हम एक ऑडिटर को बुलाते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो अब देखो क्या एक्सटर्न, वो बाहर का बंदा ही तो है जो खरीदने के लिए आया है, तो क्या ये जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कंपनी की, अब वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं है? बिल्कुल है, जब हम अपनी एसेट्स का, गुडविल का वैल्यूएशन करा रहे हैं। और फ्यूचर ट्रेंड के लिए भी होती है। फ्यूचर ट्रेंड के कैसे? कि आज हम अपना, आज कंपनी अपना वैल्यूएशन करा रही है, ऑडिट रिपोर्ट बनवा रही है और बोल रही है आई ये देखो कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल मैनर में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उस चीज को भी देखा जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये टॉपिक समझ में आ गया, आपने बताया सेफ गार्ड ऑफ, वो सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग किस किस के लिए रेलिवेंट है, और आपने हमें बोला लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल एक्सटर्नल, और हमें ए से लेके जेड तक, यहां तक एक एक चीज पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से सर क्लियर हो गई। यहां तक हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है। अब चलेंगे सर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने ये सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया, मैं राइटिंग में आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपको एडवांटेज ऑफ ऑडिट आता है। यही तो एडवांटेज थी जो हमने पढ़ी। देखो, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ओनर, ओनर कौन है कंपनी का? कौन है सर? शेयर होल्डर ही ओनर है, पढ़ा है ना? शेयर होल्डर को ही तो मालिक बोला जाता है। मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो सबसे अंत में, लास्ट में जिसके हाथ में प्रॉफिट आता है। मालिक के हाथ में सबसे लास्ट में प्रॉफिट आता है। कंपनी के अंदर जब सेल होती है तो उसमें से सभी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लाइबिलिटीज माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं। जब सब कुछ माइनस होने के बाद में अगर पैसा बचा, अगर अगर पैसा बचा, अगर, तो वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर, क्योंकि उसे लास्ट में, अंत में पैसा मिलता है। क्या ये ऑडिट रिपोर्ट उनके लिए यूजफुल है? सर स्टार्टिंग डे से यही तो पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से हम लोग, कि जो शेयर होल्डर है, जो मेंबर है, और जो पब्लिक है, वो ऑडिट रिपोर्ट पर ही तो भरोसा करके डिसीजन लेती है कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। ऑब्वियसली सर, उनके तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर ही रहा है ना ये, अदरवाइज तो कंपनी तो उनको भर भर के कुछ भी लिख देगी। ऐसा केस हुआ था पता है आपको?
हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फॉरेंसिक ऑडिट, उसमें मैं आपको केस लॉ समझाऊंगा सत्यम कंपनी का। सत्यम कंपनी का एक बंदा था, वी रामालिंग राजू, 1987 1987 के अंदर हैदराबाद में सत्यम नाम की कंपनी ओपन कर दी उसने, क्योंकि 1986 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना राजीव गांधी, तब वो कंप्यूटर लेकर आए थे इंडिया में पहली बार। डिजिटल रिवॉल्यूशन उन्होंने करा था, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन राजीव गांधी ने 1986 में लेकर आए थे। 1987 में उस बंदे ने कंप्यूटर की काम खोल दिया सत्यम के नाम से। और फिर उसके बाद में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गया, बाहर की कंपनीज इंडिया में आने लगी, तो इंडिया की जो जमीन थी ना रियल एस्टेट, उनकी प्राइस बढ़ गई। तो इस बी रामालिंग राजू ने क्या करा, कंपनी के जितने भी प्रॉफिट प्रॉफिट थे ना सब कुछ से बहुत सारी जमीन खरीद ली, और पता है दिखाता था कागजों में कि हमारी कंपनी की 20 ब्रांच है, जबकि असलियत में 2 ब्रांच थी। 18 जगह ब्रांच है ही नहीं, लेकिन कागजों में लिख दिया, पेपर्स में लिख दिया। लोगों के पास में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचे, एनुअल रिपोर्ट पहुंची, लोग बोले अरे 500 करोड़ का प्रॉफिट, 1000 करोड़ का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट करो। कुछ था ही नहीं, टोटल बोगस था, झूठ बोला जा रहा था। सरकार सो रही थी, सरकार सो रही थी। कंपनी तो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के ही लिखती है कागजों में, लेकिन जब कोई इंडिपेंडेंट बंदा कंपनी की ऑडिट करता है तो वो सच का बताता है कि भैया सच क्या है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा करो, मैंने चेक करके बनाई है। तो इससे हो क्या रहा है, जो कंपनी के ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाहर की पब्लिक है, उनका इंटरेस्ट सेफ हो रहा है। यही तो एडवांटेज है, यही तो फर्स्ट डे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी अभी पढ़ाता है एम्प्लॉइज का मोरल चेक हो जाता है, अभी अभी पढ़ाता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, अभी अभी पढ़ाता है गवर्नमेंट के लिए हेल्प करती है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हेल्प करती है, बैंक्रप्सी के अंदर हेल्प करती है, टेक ओवर मर्जर के अंदर हेल्प करती है, इंश्योरेंस के अंदर हेल्प करती है, पार्टनर के क्लेम को सेटल कराने में हेल्प करती है। ये सब चीजें, एरर और फ्रॉड को पहले ही पकड़ लिया जाता है, पहले ही पता लगा लिया जाता है डेफिशिएंसी कंपनी के अंदर कमी क्या है, ताकि उसको सुधारा जा सके। यही तो ऑडिट के फायदे होते हैं। स्टार्टिंग डे से पढ़ रहे हैं हम ये चीज। तो स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक, अभी आपने मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाया, तो अब आप एक चीज देखो प्यारे बच्चों, हमने नेचर ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा स्टार्टिंग में कि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑडिट का पहले नैरो स्कोप था, फिर वाइडर स्कोप हुआ, फिर मैंने आपको इसके स्कोप के बारे में बताया, फिर मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सोशियल ऑब्जेक्टिव, और आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट भी पढ़ा। आपके चैप्टर का जो नाम है ना, उन चारों के हमने डिटेल में मीनिंग पढ़ लिए हैं, अभी तक आपको रियलाइज होगा अभी। क्या सर ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी और बचा है। सर कितनी क्लास और लगेंगी इस फर्स्ट चैप्टर को खत्म करने में? कम से कम 2 से 3 क्लास लगेंगी। सर इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाऊंगा, डीप में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, उस दिन आप बोलोगे कि यार बाकी सब जो बच्चे हैं ना वो मुंह ताक रहे हैं इधर उधर, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे होगे, झंडे गाड़ेंगे आज के दिन हम, क्योंकि हम डीप में जाकर एक एक चीज को पढ़ेंगे। 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, पूरे पेपर में आते हैं, जिसमें अकाउंट्स भी है, ऑडिट भी है। 30 मार्क का एमसीक्यू आता है, जिसमें से आपके ऑडिट के अंदर भी अच्छे खासे एमसीक्यूज आते हैं। एक सिंगल एमसीक्यू नहीं छोड़ के आओगे, पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से अपीयर करके आओगे, मजा ही आ जाएगा। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने आज सिग्निफिकेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया। मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों, अब मैं जो नेक्स्ट क्लास, इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, ये हमारा आप ये मान लो लास्ट टॉपिक चल रहा है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग के क्लासिफिकेशन, और अलग अलग बेसिस, अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे हम ऑडिटिंग के क्लासिफिकेशंस को। जैसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, फिर हम पढ़ेंगे पेरियोडिकल टाइम के बेसिस पर कितने टाइप की ऑडिट होती है, फिर हम पढ़ेंगे स्कोप वाइज कितनी ऑडिट होती है, फिर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर वाइज कितनी ऑडिट होती है। बड़ा मजा आएगा इसको। तो हम 5 बेसिस पर ऑडिट की क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑडिट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप की ऑडिट्स होती हैं, अलग अलग बेसिस, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग आधार में क्लासिफाई करेंगे उन ऑडिट्स को। और ये इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेकिन मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों, एक बार, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर को जितना पढ़ा ना,
आप उसे बहुत प्यार से और अच्छे से रिवाइज कर लो। क्यों कर लें? क्योंकि जब ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग टॉपिक खत्म होगा, जिसकी कम से कम 2 क्लास तो होंगी, और ज्यादा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सर लेकिन वो तो आपने जब टॉपिक पढ़ाया तभी सॉल्व करवा दिए थे हमको काफी सारे क्वेश्चंस, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को ये हो जाएगा कि यार स्टडी मटेरियल पढ़ लिया जो इंस्टीट्यूट ने हमको प्रोवाइड किया है, और उसके अलावा हमने अपना स्कैनर कर लिया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। अब कहीं से कोई डर नहीं है, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम 200-300% सिक्योर हो चुके हैं। तो बच्चों एक बार आप लोग यहां तक इसको अच्छे से मजे से शानदार तरीके से पढ़कर आइए। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और अब ये चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ चुका है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे।